हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 1, ओके, चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है मध्यकाल में भारत। वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि डाउट सेशन में क्लियर कर दूँ। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग। पहला नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए क नंबर, अल इद्रीसी एक खाली स्थान था, तो इसका आंसर हो जाएगा भूगोलवेत्ता एवं लेखक। ओके, अल इद्रीसी एक भूगोलवेत्ता एवं लेखक था। यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर जो ब्लैंक है खाली स्थान वहाँ पर लिखना है। अब फिर देखिए ख नंबर, भारत का मध्यकालीन इतिहास खालिस्तान वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष। ओके, 1000 वर्ष, इसे नोट कर लीजिए। भारत के मध्यकालीन इतिहास 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। फिर देखिए ग नंबर, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्रकार। ओके, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। फिर देखिए घ नंबर, घ नंबर का क्वेश्चन है, अरबों के सिंध विजय की जानकारी खालिस्तान नामक पुस्तक से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। ओके, चचनामा। देखिए अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। फिर देखिए अंग नंबर, इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के खालिस्तान को जानना जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक परिस्थितियों। ओके, देखिए इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेकेंड नंबर, सही मिलान कीजिए। ओके, यहाँ पर सही मिलान करना है। देखिए पुस्तक का नाम और यहाँ पर लेखक का नाम। तो देखिए सबसे पहला है तहकीक ए हिंद। ओके, तहकीक ए हिंद को किसने लिखा था, तो इसका मिलान हो जाएगा अलबेरूनी के साथ। ओके, अलबेरूनी। फिर देखिए ख नंबर, यहाँ पर ख नंबर बुक का नाम है तबकात ए नासिरी। ओके, तबकात ए नासिरी, इसके राइटर हैं देखिए मिनहाज उस सिराज, तो इसको इसके साथ मिलाना है। फिर देखिए ग नंबर, ताज उल मासिर। ओके, ताज उल मासिर, तो इसके राइटर हैं हसन निमाजी, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए घ नंबर, मसनवी। मसनवी के राइटर हैं अमीर खुसरो, क्लियर है, अमीर खुसरो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसे एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला नंबर का मिलान हो जाएगा इधर दूसरे के साथ, फिर दूसरा का हो जाएगा तीसरे के साथ, तीसरा का हो जाएगा चौथा के साथ, और फिर चौथा का हो जाएगा पहला के साथ। तो इस तरीके से इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर का सबसे पहला नंबर देखिए, जियाउद्दीन बरनी कौन था। ओके, जियाउद्दीन बरनी कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी 14वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता क्या संदेश देती है। ओके, देखिए भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो यह क्या उपदेश देती है, क्या संदेश देती है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा भगवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। पौराणिक विपिन शास्त्री बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए, इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस तरीके से गीता हमें प्रेरणा देता है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया, थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है हिंदुस्तान का मतलब किन किन संदर्भों में यूज होता रहा है। ओके, हिंदुस्तान शब्द का, तो देखिए इसका उत्तर, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। कालांतर में सल्तनत
का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी यानी कि 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। क्लियर है? उस वक्त पर हिंदुस्तान जो कहा जाता था वो देखिए सिर्फ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र के लिए कहा जाता था। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के आसपास का। तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? तो देखिए बताना है कि मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का उपयोग किया जाने लगा था। तो इसका आंसर देखिए, मध्यकाल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग आरंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। अब सिंचाई रहट से होने लगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। इसी काल में युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। इसी कालावधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है? तो देखिए इसका आंसर नीचे, कुरान में जीवन व्यापन, शादी, रिश्तेदारों से व्यवहार, व्यापार, युद्ध, जायदाद का बंटवारा आदि सभी के बारे में विश्लेषण है। ओके, कुरान एक मार्गदर्शन की पुस्तक है तथा अल्लाह ईश्वर का अंतिम प्रकाशन है। मुस्लिम इस ग्रंथ को धर्म की सच्चाई का संकेत मानते हैं। ओके, फिर देखिए नीचे, मुस्लिम इतिहास के मुताबिक मोहम्मद ने मदीना में स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय का गठन किया और अपने कई साथियों को कुरान पढ़ने और कानूनों को सीखने का आदेश दिया। इस प्रकार मुस्लिमों का एक समूह साक्षर बना। शुरुआत में कुरान को तख्तों, खालों, लकड़ियों और हड्डियों पर दर्ज किया गया था। सन 632 में मोहम्मद के निधन के बाद कुरान को लिखा गया। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइए चर्चा करें की ओर। देखिए, आइए चर्चा करें का सबसे पहला नंबर, इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जा। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकलन विष हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेर बदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाता था। इसीलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। ओके, तो देखिए पहले कुछ भी प्रिंटर मशीन नहीं था, तो लोग हाथ से ही लिखते थे, और हाथ से लिखने में कहीं कहीं पर मिस्टेक भी हो सकता है, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा वाक्य को आगे पीछे, शब्द को ऊपर नीचे करके लिख सकता था लिखने वाला। तो इसीलिए इतिहासकार जो है वो मूल बात को समझने के लिए पांडुलिपि को पढ़ना जरूरी समझते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? तो देखिए बताना है कि जब छापे खाने नहीं थे तो पुस्तकें कैसे तैयार होती थी। ओके, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकलन विष हाथ से बनाते थे। तो इस तरीके से हाथ से लिखा जाता था पुस्तक को। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के
विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, तो देखिए कौन सा स्रोत को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं उसको लिखना है। देखिए ये आंसर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आइए चर्चा करेगा है। ओके, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। दक्षिण के राजाओं के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण में कई स्मारकों का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें एवं मकबरे बनवाए। ये भवन उस काल के भवन निर्माण की तकनीक एवं कला को स्पष्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।